हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आर साइंस सब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी बायोलॉजी की नई श्रृंखला के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। बायोलॉजी के तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली टीजीटी बायोलॉजी के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितना भी कन्फ्यूज़न होगा बायोलॉजी में, हम आपको इस लेवल की बायोलॉजी की तैयारी करवाएंगे कि यूपी टीजीटी में आपको 100% उपलब्धता हासिल हो। हमने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स हैं, उसमें भी विभिन्न प्रकार के लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पूर्ण मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए आर साइंस हब से और विभिन्न प्रकार के अपने सवालों के जवाब प्राप्त कीजिए। आपको हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ देंगे, पेपर सीरीज़ देंगे और विभिन्न लेक्चर्स के वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी नोट्स चाहिए आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप तो बस टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करते रहिए और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी करिए। यहाँ पर हम बायोलॉजी आपको इस लेवल का पढ़ा देंगे कि बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो लगे आपको कि ये पढ़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग अध्ययन करते हैं प्रोटोजोआ का सामान्य अध्ययन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रोटोजोआ जो जंतु हैं वो होते क्या हैं। देखिए, प्रोटोजोआ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका प्रोटोस प्लस दूसरा है जोन। प्रोटोस और जोन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम प्राणी। जो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सबसे पहले प्रकार के जीव भी होते हैं। कुछ वैज्ञानिक इनको जंतु की श्रेणी में भी रखते हैं और पादपों की श्रेणी में भी रखते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटोजोआ जो है उनमें पर्णहरिम उपस्थित होता है। जैसे आपका यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है, इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ का जो क्रिप्टोनोमॉस है उनमें जो है पर्णहरित उपस्थित होता है तथा कीलोमोनास में पर्णहरित जो है वो अनुपस्थित होता है। प्रारंभ में जो है वो प्रोटोजोआ को एक कोशिकीय कहा जाता था, मतलब यूनिसेल्यूलर कहा जाता था, परंतु बाद में इसको अकोशिकीय जीव कहा जाने लगा। ठीक है, अकोशिकीय जीव इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि बाद में देखा गया कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उनकी समस्त जैविक क्रियाएं एक सिंगल कोशिका में ही संपन्न हो जाती हैं, इसीलिए उनको हम लोग अकोशिकीय जीव भी कहते हैं। डोबेल ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ जंतुओं को अकोशिकीय या कोशिका विहीन जंतु का नाम दिया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ के बारे में इतनी चीज़ें आपको सामान्य रूप से ध्यान रखनी। बहुत से वैज्ञानिक जो है प्रोटोजोआ को अलग अलग संघों में रखते हैं, लेकिन उचित तौर पर प्रोटोजोआ को एक अलग संघ में ही विभाजित किया गया है। तो प्रोटोजोआ को ध्यान रखना है आपको कि जैसे यूग्लिना और वॉलवॉक्स है, इसमें पर्णहरित जो है वो पाया जाता है, और प्रोटोजोआ के जो कीलोमोनास हैं उनमें पर्णहरित उपस्थित होता है तथा क्रिप्टोमोनास में पर्णहरित जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं उनका जो शरीर होता है वो एक कोशिका का होता है। तो जो उस कोशिका के चारों तरफ जो है एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है। जो आवरण जो है वो प्लाज्मा कला की तरह से होता है, जिसके अंदर जो है उसका जो जीव होता है उसका साइटोप्लाज्म अंदर जो है वो बंद रहता है। ये जो प्लाज्मा कला की तरह एक पतला आवरण होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। ओके, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। अब ये जो प्लाज्मा लेमा है ये अमीबा में पाया जाता है, क्रिस अमीबा में पाया जाता है, स्पोरोजोआ में पाया जाता है। देखिए प्लाज्मा लेमा है क्या? प्लाज्मा लेमा जो है सामान्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी ये दो परतों की संरचना होती है, मतलब दो परतों से ये बनी होती है। तो अमीबा में स्पेशली ये जो प्लाज्मा लेमा होती है इसके बाहर जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की एक और परत बनी रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स है क्या? तो अमीबा में प्लाज्मा लेमा के बाहर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई विशेष प्रकार की परत पाई जाती है, जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इस ग्लाइकोकैलिक्स में ही विशेष प्रकार के उभार्स या स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अमीबा जिनका उपयोग लोकोमोशन यानी कि गमन करने के लिए करता है, जिसे हम लोग सूडोपोडियल गमन बोलते हैं या कूटपादीय गमन बोलते हैं, इन्हीं का उपयोग जो है स्पेशल भोजन को पकड़ने के लिए तथा अंतर्ग्रहण करने के लिए
किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा लेमा क्या है और ग्लाइकोकैलिक्स किसे कहते हैं। डिफरेंस क्या है? देखिए, प्लाज्मा लेमा जो है वो जो पूरा आवरण होता है उसे प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मा लेमा के बाहर जो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो अमीबा को भोजन पकड़ने तथा आधार से चिपकने में सहायता करती है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में देखिए कुछ ऐसे जो है प्रोटोजोआ होते हैं जैसे युग्लिना के समान हैं। उनके शरीर के ऊपर विशेष प्रकार का एक अलग आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग तंतुवक या पेलिकल कहते हैं। ये आवरण विशेषकर पैरामीशियम में पाया जाता है। इसके बाद में दो चीज़ हो गई। उसके बाद में देखिए कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनमें विशेष प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं जो परतों के रूप में उपस्थित होता है, जो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की परतें बनी होती हैं। ये कंकाल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे पुटी या क्रिस्ट हो सकते हैं, थीका हो सकते हैं, वर्मिका हो सकते हैं, चोल हो सकते हैं और कवच हो सकते हैं। ये अलग अलग जीवों में मतलब जो प्रोटोजोआ हैं उनमें अलग अलग प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कंकाल जो होंगे वो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी परतों के रूप में ही पाए जाएंगे, लेकिन आकृति जो है वो उनकी अलग अलग होगी। कहीं पर ये पुटी के रूप में होंगे, कहीं पर थीका के रूप में होंगे, कहीं पे वर्मिका के रूप में पाए जाएंगे, कहीं चोल इन्हीं को कहते हैं, कहीं इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, कवक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आवरण होते हैं वो अलग अलग प्रोटोजोन्स में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका है तो उनमें केंद्रक पाया जाएगा। तो जो जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उनमें केंद्रक पाए जाते हैं, मगर जो सिलिएटा प्राणी होते हैं उनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक गुरु केंद्रक है, दूसरा लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक को हम लोग कायिक केंद्रक भी कहते हैं क्योंकि ये पोषण तथा उपापचयी क्रियाओं से संबंधित रहता है। इसके बाद में जो लघु केंद्रक होता है वो लैंगिक क्रियाओं से संबंधित रहता है, इसीलिए हम लोग उसको जनन केंद्रक भी कहते हैं। अब अगर तो हम लोग बात करते हैं कि प्रोटोजोआ में गमन कैसे होता है, तो इनमें गमन करने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जो अंग विशेष प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कूटपाद है, कशाभ है, पश्माभ है तथा तंतुवक की संकुचनशील संरचनाएं पाई जाती जिनसे ये गमन करते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कूटपाद कैसे होते हैं। तो आकृति तथा बनावट के आधार पर जो कूटपाद होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 है पालीपादाप जो अमीबा में पाए जाते हैं, नंबर 2 अंगुली पादाप जो यूगलाइफा में पाए जाते हैं, नंबर 3 जालिका पादाप जो ग्लोबिजेराइना में पाए जाते हैं, नंबर 5 है अच पादाप जो एक्टिनोफ्रिस में पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के कूटपाद होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें गमन की जो है कितनी विधियां होती हैं। तो गमन की उसमें निम्नलिखित विधियां पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमीबीय गति की। अमीबीय गति जो है वो अमीबा में पाई जाती है, ये सूडोपोडिया के द्वारा होती है। अमीबीय गति का जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो सोल्जल या सयांता परिवर्तन का सिद्धांत होता है, जिसे मास्ट तथा पेंटिंग ने 1925 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ओके, तो ये तो हो गए अमीबी गति के। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, दूसरे प्रकार की जो गति है उसको हम लोग बोलते हैं कशाभीय गति। जो कशाभीय गति है ये कशाभों के द्वारा संपन्न होती है, लेकिन ये गति जो है वो भी 3 प्रकार की देखी गई है। अलग अलग कशाभयुक्त जो प्रोटोजोआ हैं उनमें अलग अलग प्रकार की ये देखी गई है। पहले नंबर पे तो आती है आपकी छेपड़ी स्टोक गति होती है, दूसरे नंबर जो है वो तरंगित गति होती है, और तीसरे नंबर पर जो आती है इसमें वो आती है सरल शंकु आकार परिभ्रमण। यानी कि जो कशाभी गतियां हैं वो 3 प्रकार से देखी जा सकती हैं, छेपड़ी स्ट्रोक, तरंगित गति और सरल शंकु आकार का जो परिभ्रमण है उसके द्वारा ये देखी जा सकती हैं। जो सरल शंकु आकार परिभ्रमण है इसे हम लोग संपूर्ण नलिका सिद्धांत के द्वारा भी समझ सकते हैं, और जो हमारा ये सिद्धांत है इसको हम लोग बुसली के पेंच सिद्धांत से ज्ञात हुआ था। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो सरल शंकु आकार परिभ्रमण सिद्धांत है ये बुसली के पेंच सिद्धांत से ज्ञात हुआ था। तो ये तो हो गई कशाभी गति।
उसके बाद में आगे देखिए, आगे आता है आपके पश्चाभी गति। जो पश्चाभों के द्वारा गति होती है उसे हम लोग पश्चाभी गति कहते हैं। ये गति विशेष प्रकार से पैरामीशियम कार्डेटम में देखी गई है, जिसके द्वारा ये बहुत तीव्रता से गति करता है। उसके बाद में आती है उपापचयी गतियाँ। ये उपापचयी गतियाँ अधिकतर यूग्लिना तथा स्पोरोजोआ जंतुओं में पाई जाती हैं। उपापचयी गतियों को ही हम लोग ग्रीगेराइन गतियाँ भी कहते हैं। ये ग्रीगेराइन गतियाँ जिन जंतुओं में पाई जाती हैं उन्हें हम लोग ग्रीगेराइन जंतु भी कहते हैं। अब हम लोग बात ये करते हैं कि प्रोटोज़ोआ में जो है वो पोषण के क्या माध्यम होते हैं, या प्रोटोज़ोआ जो है वो पोषण ग्रहण करने के आधार पर कैसे होते हैं। तो प्रोटोज़ोआ जो है वो भोजन को बहुत सारी विधियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रोटोज़ोआ में भोजन की विधियां जो होती हैं ग्रहण की, वो दो ही हैं। इसके आधार पर जो है पादप संपोषण होता है और दूसरा होता है प्राणी संपोषण। पादप संपोषण क्या होता है कि जैसे कुछ प्रोटोज़ोआ होते हैं वह स्वपोषित होते हैं, मतलब पादपों के समान अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार के पोषण को हम लोग पादप संपोषण कहते हैं। दूसरे होते हैं प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण क्या है कि कुछ प्रोटोज़ोआ जो है वो दूसरे जंतुओं या पौधों को निकलकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पोषण को हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। तो प्रोटोज़ोआ में दो प्रकार से पोषण पाया जाता है, एक पादप संपोषण और दूसरा है प्राणी संपोषण। इसके अतिरिक्त कुछ अमीबा हैं, कुछ फ्लैजेलेट्स हैं या कुछ सीलिएट्स प्राणी हैं जिनमें कोशिकाशन पोषण अथवा कोशिका पायन जो है वो देखा गया है। इस कोशिका पायन के अंदर होता क्या है कि जो तरल भोजन होता है वो शरीर में ग्रहण किया जाता है। इसको ग्रहण करने के लिए शरीर में विशेष प्रकार के अंतर्वलयन का निर्माण होता है और उसमें जो है विशेष प्रकार की नालियाँ बन जाती हैं, जिसके द्वारा जो है वो तरल भोजन प्रवेश के शरीर के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से कोशिका पायन की प्रक्रिया होती है। प्रोटोज़ोआ में यह भी देखा गया है कि मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है। इस पोषण में होता क्या है, जो भोजन होता है उसका परासरण के द्वारा जो है वो भोजन का अवशोषण शरीर की सतह से किया जाता है। भोजन प्राप्त करने की इस विधि को हम लोग पराशरण भी कहते हैं। ये विधि जो है अपघटनकारी होती है। इसमें जो मृतोपजीवी प्रोटोज़ोआ होते हैं वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं। इस प्रकार का जो पोषण होता है वो मैस्टिक अमीबा, किलोमोनास, एस्टेशिया तथा पॉलीटोमा में विशेष रूप से देखा जाता है। इसमें जो प्रोटोज़ोआ होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों के विलयन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद में देखा यह गया है कि कुछ जो है प्रोटोज़ोआ होते हैं उनमें मिक्सोट्रॉपिक पोषण पाया जाता है। मिक्सोट्रॉपिक पोषण होता क्या है कि जब कहीं पर एक से अधिक पोषण विधियों का संयोजन हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक पोषण कहते हैं। ये यूग्लिना पैरेनिमा के समान फ्लैजेलेट्स जंतुओं में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मिक्सोट्रॉपिक पोषण क्या होता है और किस में पाया जाता है। अब अगर जो हम प्रोटोज़ोआ में परासरण की बात करते हैं तो इसमें परासरण के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रिक्तिका कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रिक्तिका जो है वो विशेष प्रकार की गोल आकृति की संरचना होती है जिसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो व्यवस्थित रहती हैं। यही रिक्तिका जो है प्रोटोज़ोआ में परासरण की क्रिया का नियमन करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा प्रोटोज़ोआ का सामान्य अध्ययन। अगला प्रोटोज़ोआ का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, मीन्स प्रोटोज़ोआ में जनन की विभिन्न प्रकार की विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे और हानिकारक तथा लाभदायक प्रोटोज़ोआ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RR साइंस हब को देखने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट करिए। अपने सुझाव के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग RR साइंस हब।